नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। तो बच्चों, कैसा लग रहा है राजनीति विज्ञान की कक्षा में? इस कक्षा से पहले हमने 12वीं कक्षा के समकालीन दक्षिण एशिया अध्याय पर बातचीत की थी और आज हम इसी कक्षा के राजनीति शास्त्र के चौथे अध्याय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संबंध में बातचीत करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संबंध में जब हम बातचीत करेंगे तो हम इससे पहले जानेंगे कि एक संगठन आखिर बनता क्यों है और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की ज़रूरत क्यों होती है। तो ऐसे में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने, जिन संगठनों को इस पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है उनमें संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके अंग, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कुछ जो मुख्य स्वयंसेवी संगठन हैं उनकी बातचीत है, जो कि आर्थिक क्षेत्र से भी संबंधित हैं, शांति और सुरक्षा से संबंधित हैं, मानव अधिकारों से संबंधित हैं और शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। तो संगठन में जो उसके सदस्य होते हैं वे अपनी इच्छानुसार या बाध्यकारी स्वरूप में शामिल हो सकते हैं। ऐच्छिक स्वरूप में शामिल होना उनकी इच्छा पे निर्भर करता है और अगर किसी देश के नागरिक हैं तो इस संगठन में वह उनके लिए एक बाध्यकारी स्वरूप होता है। एक संगठन में सदस्य देशों के लिए या सदस्यों के लिए एक तरह के नियम कानून की बात होती है, उनके साझे हितों की बात होती है, शांति और सुरक्षा के मसले होते हैं और प्रशासन का कार्य जो होता है वह कार्यालय से सभी सदस्य देशों के लिए बिल्कुल एक समान होता है। और इन्हीं बातों को लेकर चाहे स्थानीय स्तर पर संगठन बने या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बने, संगठन का निर्माण किया जाता है। तो बच्चों, हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 विश्व युद्धों के बाद संगठन की स्थापना हुई थी, जिसमें पहला था राष्ट्र संघ। पहले विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों में बहुत हद तक सफल नहीं रहा, इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। और सबसे पहले हम पूर्वाधिकारी के रूप में इस स्लाइड में देखेंगे राष्ट्र संघ के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1929 में राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। राष्ट्र संघ बहुत हद तक प्रभावहीन था और संयुक्त राष्ट्र का उसकी जगह होने का ये लाभ था कि संयुक्त राष्ट्र अपने सदस्य देशों की सेनाओं को शांति के लिए तैनात कर सकता था। यानी कि राष्ट्र संघ के पास ये अधिकार नहीं था कि विवाद स्थल पर या अन्य किसी कार्य में सहयोग के लिए अपने सैनिकों सदस्य देशों से लेकर भेजे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के पास यह सुविधा थी कि अपने सदस्य देशों की जो सेनाएं उनको कार्य के लिए, शांति संभालने के लिए या आपदा की स्थिति में प्राप्त होती है, उन्हें वह तैनात कर सकता था। और संयुक्त राष्ट्र के बारे में जो आगे कुछ मुद्दे हैं, इसकी संरचना, सदस्यता, इसे हम आगे देखेंगे। राष्ट्र संघ बहुत हद तक प्रभावहीन था, इसी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिर से संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना की बात हुई और इसे हम पूर्वाधिकारी के रूप में ले सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का यह प्रतीक चिन्ह जो आप देख रहे हैं कि पूरा विश्व एक ग्लोब बना हुआ है और उसे 2 हाथों की तरह से संभाला हुआ है। ये जो पत्तियां हैं जैतून के वृक्ष की पत्तियां हैं और ये पत्तियां काफ़ी मुलायम मानी जाती है। जैतून काफ़ी लाभदायक पौधा होता है, उसके फल काफ़ी लाभदायक होते हैं। तो जैतून की पत्तियों ने पूरे विश्व को संभाल रखा है। इसे शांति का प्रतीक माना जाता है, जैतून की पत्तियों को। साथ ही बगल में आप संयुक्त राष्ट्र संघ की जो ये बिल्डिंग है, भवन है, उसे देख रहे हैं। यहाँ उसके सदस्य देशों के झंडे लगे हुए हैं
और अब हम संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना और उद्देश्य बिंदुओं पर नज़र डालते हैं। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संक्षिप्त रूप में इसे हम संगठन या यूएन भी लिखते हैं, जिसके उद्देश्य में यह बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और यह विश्व शांति के लिए यह कार्यरत है। इसकी स्थापना 25 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई थी। और इसके बाद जो हम देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। वे चाहते थे कि भविष्य में फिर कभी विश्व युद्ध न हो, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बमों का प्रयोग किया गया और इसके कारण काफ़ी विनाश देखने को मिला। हिरोशिमा नागासाकी में अभी भी जो बच्चे पैदा होते हैं वो विकिरण के दुष्प्रभावों से पीड़ित होते हैं। तो इन मुद्दों को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। हम देखें कि अभी वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 के दिन इसकी स्थापना हुई। इसका जो मुख्य उद्देश्य था इसे हम आगे बताएंगे। फिलहाल हम संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना के बारे में बात करते हैं। सैन फ्रांसिस्को में इसका पहला सम्मेलन हुआ था और वर्तमान में जो 51 देशों से चला हुआ सफ़र 193 देशों तक आ चुका है। वर्तमान में इसके 193 वर्तमान सदस्य हैं। 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, चीनी और रूसी। हालांकि अंग्रेजी और फ्रेंच में ही ज़्यादातर कामकाज होते हैं। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। इनका कार्यकाल 2026 तक है और प्रमुख अंग महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय हैं। शांति और सुरक्षा के मसलों के अलावा जलवायु परिवर्तन, लोकतंत्र, शरणार्थी की समस्या, आप्रवासी की समस्या, वैश्विक स्वास्थ्य संकट, आतंकवाद से मुकाबला इसके प्रमुख मुद्दे हैं। हम आगे बढ़ते हैं और संयुक्त राष्ट्र के स्थापना के जो चरण थे उन पर एक नज़र डालते हैं। यह संगठन या कोई भी संगठन, कोई भी विचार एक दिन में अस्तित्व में नहीं आता। उसे कई प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, उसके पीछे कई बैठकें होती है, कई विद्वानों की राय ली जाती है, तब जाकर धीरे धीरे क्रम स्वरूप में संगठन अस्तित्व में आता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो पहला चरण था वह अगस्त 1941 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के राष्ट्रपति द्वारा अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। और अटलांटिक चार्टर में यह कहा गया कि किसी प्रकार के प्रादेशिक अपहरण जैसी घटना न हो, संबंधित लोगों की मुक्त इच्छा की अभिव्यक्ति के बिना कोई प्रादेशिक परिवर्तन न हो, सभी राष्ट्रों को अपनी इच्छा का शासन चुनने का अधिकार हो, आर्थिक क्षेत्र में सभी राष्ट्रों के बीच पूर्ण सहयोग हो, ऐसे प्रावधान हो कि सभी राष्ट्र भय से मुक्त होकर शांति के साथ रहें, युद्ध का त्याग करें, बल प्रयोग का त्याग करें, निशस्त्रीकरण अनिवार्य हो और अस्थायी शांति स्थापित हो। धुरी शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे 26 मित्र राष्ट्र अटलांटिक चार्टर के समर्थन में वाशिंगटन में मिले 1942 में और दिसंबर 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर हुई। इसके पहले विदेश मंत्रियों ने मास्को सम्मेलन किया, फिर तेहरान सम्मेलन में भी विज्ञप्ति जारी की गई कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आने हेतु देश आमंत्रित हों। डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन में
संयुक्त राष्ट्र के अंगों के संबंध में बातचीत की गई और 1945 में याल्टा सम्मेलन में प्रस्तावित संगठन में यह निर्णय लिया गया कि एक सम्मेलन ऐसा किया जाए जिसमें अन्य देशों के लोग शामिल हों और संगठन की रूपरेखा बनाएं। फिर 1945 में ही सैन फ्रांसिस्को में यह सम्मेलन किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के निर्णय पर 2 माह तक का सम्मेलन हो। 26 जून 1945 को 50 देशों के हस्ताक्षर हुए। पोलैंड ने 15 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 मूल संस्थापक सदस्य हैं और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ घोषित किया गया। 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य कार्य को हम देख चुके थे। एक बार हम फिर से देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के मुख्य कार्य क्या हैं। ये हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य कार्य: मानवाधिकारों की रक्षा, मानवीय मदद पहुंचाना, अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाना, सशक्त विकास को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना। और अब हम बच्चों देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना किस तरह की है। इसे आप एक बार अगर ध्यान से समझेंगे तो यह हमेशा आपको जहन में रहेगा, हमेशा आपकी याददाश्त में बना रहेगा। इसीलिए इस जटिल संरचना को इस स्लाइड के माध्यम से हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना में इसमें सबसे पहले प्रमुख अंग की बात की गई है और सुरक्षा परिषद की बातचीत की गई है। तो हम बाईं ओर देखेंगे कि सहायक निकाय है सैन्य समिति, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण, शांति स्थापक अभियान और मिशन। दूसरा है संबद्ध संगठन जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा, आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों के प्रति उत्तरदायी। ये दोनों ही संस्था सुरक्षा परिषद से संबंधित थी और संबद्ध संगठन आम सभा से भी संबंधित थे। फिर है कार्यक्रम और कोष, यानी कि व्यापार एवं विकास सम्मेलन, पर्यावरण कार्यक्रम जिसे UNEP कहते हैं, व्यापार एवं विकास सम्मेलन को संक्षेप में अंकटाड कहते हैं, विकास कार्यक्रम, बाल कोष यानी कि यूनिसेफ, जनसंख्या कोष, शरणार्थी उच्च आयोग, विश्व खाद्य कार्यक्रम। यह आम सभा से संबंधित है। विशेष कार्यों के लिए आयोग, मानवाधिकार आयोग, मादक द्रव्य टिकाऊ विकास, महिलाओं की स्थिति, क्षेत्रीय आयोग, आर्थिक और सामाजिक प्रयोग, ये दोनों ही आर्थिक और सामाजिक परिषद से संबंधित हैं। इसके बाद हम मुख्य पे आते हैं। बीच में जो अंग वर्णित हैं, सुरक्षा परिषद, इसके 15 सदस्य देश हैं, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। निर्णय जो होते हैं सभी सदस्य देशों पर बाध्यकारी होते हैं। यह आम सभा से संबंधित होता है। दूसरा है शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, सामाजिक विकास के लिए शोध संस्थान भी हैं वहाँ। आम सभा है, 193 देशों के प्रतिनिधि उसमें रहते हैं जो सदस्य देश हैं। सभी को एक समान मत का अधिकार है। प्रमुख निर्णयों के लिए 2/3 और बाकी में सामान्य बहुमत की ज़रूरत होती है। निर्णय सभी देशों पर जरूरी नहीं कि बाध्यकारी हों। इसके बाद सहायक निकाय होते हैं जिसमें कुछ समितियां होती है, कुछ तदर्थ निकाय होते हैं। संबद्ध संगठन जैसे कि रासायनिक हथियारों पर निषेध के लिए संगठन है। आर्थिक और सामाजिक परिषद इसके आनुषंगिक रूप यानी कि इसके तहत कार्य करता है। इसमें सदस्य देशों का चुनाव किया द्वारा 54 सदस्यों को सभी भौगोलिक क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देते हुए चुना जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, यह सुरक्षा परिषद से संबंधित है। इसमें 15 न्यायाधीशों का चुनाव 9 वर्षों के लिए आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों में पूर्ण बहुमत द्वारा होता है और इसका मुख्यालय हेग में है। इसके बाद सचिवालय है। अन्य इकाइयां हैं यानी मानवाधिकार उच्चायोग का कार्यालय है, एड्स कार्यक्रम,
संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का कार्यकालय है, ये सभी जो है आम सभा से संबंध रखते हैं। जो कुछ विशेष एजेंसियां हैं यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन, दूरसंचार संघ, ये सभी आर्थिक और सामाजिक परिषद से संलग्न हैं। और है न्यास परिषद, इससे इनके संबंध में हम आगे बातचीत करेंगे। और कुछ संगठन जैसे संबद्ध संगठन के रूप में विश्व व्यापार संगठन है, इसके नियुक्ति सीधी जवाबदेही को दर्शाता है और सुरक्षा परिषद की विशेष स्थिति को भी दर्शाता है। और आगे सुरक्षा परिषद के अंगों के नाम दिए गए हैं। देखिए इसमें कि सुरक्षा परिषद के मुख्य अंग हैं। ट्रस्टीशिप काउंसिल को अब यह कार्य रूप में नहीं है, लेकिन ये 5 जो हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, महासभा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और सुरक्षा परिषद, यह कार्य कर रहा है। ट्रस्टीशिप काउंसिल को कार्य स्वरूप में अभी वर्तमान में बंद कर दिया गया है। और एक एक करके हम इन अंगों के कार्यों को अलग अलग स्लाइडों में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं महासभा को। महासभा जो है बच्चों, यह संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है, वर्तमान में 5 अंगों में से एक है और यह एक सर्वांगीण संस्था है जिसमें संयुक्त राष्ट्र के समस्त सदस्य राष्ट्रों का एक समान प्रतिनिधित्व है। महासभा संयुक्त राष्ट्र के जो घोषणा पत्र है उनमें जिन जिन विषयों को रखा गया है और इन अलग अलग जो अंग हैं उनके कार्य क्षेत्र में जो प्रश्न आते हैं, इन सबों पर जब इसकी बैठक होती है तो सदस्य राष्ट्र विचार करने के लिए उपस्थित होते हैं। किसी महत्वपूर्ण बिंदु को सदस्य राष्ट्र पेश कर सकते हैं और सुरक्षा परिषद भी कुछ ऐसे अगर प्रस्ताव हैं जो उचित स्वरूप में हैं तो सुरक्षा परिषद भी इसे पेश कर सकते हैं। इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है। और हर वर्ष बच्चों, जिस तरह हमारे देश में चुनाव होते हैं हर 5 वर्ष पर, तो उसी तरह महासभा का भी चुनाव हर वर्ष होता है। सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ होता है, जिनमें से किसी एक को अध्यक्ष चुना जाता है, क्योंकि आम सभा ही एक वो अंग है जिसमें सभी देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, विचार विमर्श होता है और विवाद होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे महासभा का एक चित्र। तो देखिए ये महासभा का चित्र है, कितना विशाल और कितना भव्य स्वरूप में है। लग रहा है ना बिल्कुल अपनी लोकसभा और राज्यसभा के जैसा दृश्य। इनमें अलग अलग देशों के प्रतिनिधि बैठते हैं। तो आपने देखा कि कितनी खूबसूरती से यह बना हुआ है और वहाँ प्रतिनिधि वैश्विक मुद्दों को लेकर उपस्थित होते हैं, अपने अपने देश के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होते हैं। इसके बाद सुरक्षा परिषद की हम बात करेंगे। तो सुरक्षा परिषद में जब पहले एक शासनादेश जो आया, संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने सुरक्षा परिषद सहित जो संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों की स्थापना की थी बच्चों, तो उसमें शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद को दी गई थी, जो शांति को खतरा होने पे ही मिल सकती थी। इस चार्टर के अनुसार हमने इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों के बारे में जाना, लेकिन इस चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के 4 मुख्य उद्देश्यों को रखा गया, जिनमें एक था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने और मानवाधिकारों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने में सहयोग करना। चौथा बिंदु था राष्ट्रों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने का केंद्र बनना। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य सुरक्षा परिषद के निर्णयों को स्वीकार करने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए सहमत हुए।
जबकि अन्य अंग सदस्य राज्यों की सिफारिश करते हैं। केवल सुरक्षा परिषद के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है, जिसे सदस्य राज्य जिस चार्टर के तहत ये उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, इसके तहत जो मुद्दे हैं उसे लागू करने के लिए बाध्य होते हैं। और अब सुरक्षा परिषद में हम इन चीज़ों को देखेंगे अगली स्लाइड में। जब शांति के लिए खतरे से संबंधित कोई शिकायत उसके सामने लाई जाती है तो परिषद की पहली कार्रवाई आमतौर पर यह बताती है कि किस तरह शांतिपूर्ण तरीके से समझौते तक हम पहुँचें। इसके लिए जो पहला कदम उठाया जाता है वह है कि किसी भी समझौते के लिए पहले सिद्धांत को निर्धारित करें। कुछ मामलों में जांच और मध्यस्थता की भी बात की जाती है कि अगर जांच को लागू करके जांच व्यवस्था की वजह से विवाद का समाधान होता है या दो देशों के बीच मध्यस्थता करके विवाद का समाधान होता है तो इसे उपाय में लाना चाहिए। कई बार मिशन भेजे जाते हैं या संयुक्त राष्ट्र की ओर से विशेष दूत भी भेजे जाते हैं महासचिव से विवाद का शांतिपूर्ण समाधान प्राप्त करने के लिए अपने अच्छे कार्यालयों का उपयोग करने का सुरक्षा परिषद अनुरोध करता है। और इसकी चिंता मुख्य ये रहती है कि कोई भी जो शत्रुतापूर्ण विवाद है उसे जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। तो आगे भी यह कदम उठाती है और वो अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि वो और किन कदमों को उठाती है। ऐसे में वह युद्ध विराम के निर्देश जारी कर सकती है ताकि संघर्ष को बढ़ने से रोकने में मदद मिले। तनाव कम करने या फिर जो विरोधी ताकतें हैं उन्हें अलग करने, शांति स्थापित करने में मदद करने के लिए सैन्य पर्यवेक्षक या शांति सेना भेजी जाती है ताकि शांतिपूर्ण समाधान की तलाश हो सके। इसके अलावा परिषद प्रवर्तन उपायों का विकल्प चुनती है जिनमें शामिल हैं आर्थिक प्रतिबंध, हथियार, वित्तीय दंड और पर प्रतिबंध और यात्रा पर प्रतिबंध, यानी कि उसे एक तरह से बहिष्कृत करना, राजनयिक संबंधों का विच्छेद, नाकाबंदी करना या सामूहिक सैन्य कार्रवाई। मुख्य जो चिंता होती है बच्चों सुरक्षा परिषद की वह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अगर किसी नीति प्रथा की निंदा करता है और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई के लिए सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित करता है, जबकि आबादी और अर्थव्यवस्था के अन्य हिस्सों पर उठाए गए उपायों के जो प्रभाव होते हैं उन पर कम करने की बात होती है, तो ऐसे में सुरक्षा परिषद इन मुद्दों को ध्यान से देखता है और उसी अनुरूप कार्रवाई के आदेश देता है। तो बच्चों, हमने अभी बातचीत की अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में, राष्ट्र संघ के बारे में, संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना के कदमों के बारे में, किस वजह से किन उद्देश्यों को लेकर इसकी स्थापना हुई थी, किन किन देशों ने चरणबद्ध तरीके से इसके सदस्य के रूप में हस्ताक्षर किए और वर्तमान में लगभग विश्व के सभी देश 5-7 देशों को छोड़ दिया जाए तो सभी देश इस संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। इसके साथ लगभग 193 सदस्य देश हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मुख्य 6 अंग थे उन अंगों की कार्य प्रणाली के संबंध में हमने बातचीत की। वर्तमान में 5 अंग ही कार्यरत हैं, जिसमें आम सभा और सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली उद्देश्यों के बारे में हमने जाना कि कब कब ये सदस्य देशों के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, उन्हें सहायता पहुंचा सकते हैं या उन्हें संबंध विच्छेद कर सकते हैं, उनकी नाकाबंदी कर सकते हैं। आम सभा में किन किन मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है, किस तरह से विचार विमर्श हो सकता है, सदस्य देशों के प्रतिनिधि को चुना जाता है। ये चुनाव के द्वारा हमने चित्र में भी देखा, वो हमें अपने लोकसभा और राज्यसभा की तरह लगा और बेहद भव्य स्वरूप में संयुक्त राष्ट्र संघ का ये स्वरूप हमने देखा। बच्चों, हम आगे बाकी बचे अंगों की चर्चा करेंगे, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भी चर्चा करेंगे। अभी बस इतना ही। नमस्कार।